वसंत माधव कुलकर्णी तर्फे आज आपण वेबिनार करत आहोत शाश्वत परतावा देणारा फंड आणि आपल्या बरोबर महिंद्रा मनुलाईफचे नितेश चाबरा हे सुद्धा त्याच्यात सहभागी होणार आहेत, तेही आपल्याला मार्गदर्शन करतील। आता वसंत सर स्वतः चार्ज घेऊन याबद्दल आपल्याला डिटेलिंग करतील। प्लीज वसंत सर। मॅडम हे तुम्हीच करा बरं का, कारण मला ते स्क्रीन शेअर करता येत नाहीये म्हणून। नमस्कार, मी वसंत एम कुलकर्णी LLP तर्फे आपलं स्वागत करतो आणि आजचा विषय शाश्वत परतावा देणारा फंड असा आहे। विषयाचंच उहापोह करावा परिस्थिती आहे। सगळेच फंड हे आज चांगले परतावा देत असताना शाश्वत परतावा देणारा फंड असं का म्हणतो, याच्यासाठी आपल्याला म्युच्युअल फंडांची रचना कशी आहे याच्याकडे लक्ष द्यावं लागेल। नेक्स्ट, आज जर तुम्ही बघितलं तर 33,10,000 कोटी म्युच्युअल फंडांची मालमत्ता आहे आणि त्यापैकी इन्कम आणि डेट ओरिएंटेड स्कीम ज्या आहेत त्या 14 लाख कोटींच्या आहेत। ग्रोथ आणि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम या 10 लाख कोटींच्या आहेत। हायब्रिड स्कीम 3 लाख कोटींच्या आहेत। सोल्युशन ओरिएंटेड स्कीम म्हणजे रिटायरमेंट स्कीम आणि चिल्ड्रन एज्युकेशन स्कीम ज्या आपण बघतो त्या 26,000 कोटींच्या आहेत आणि अन्य जे प्रकार आहेत ते 3 लाख कोटींचे आहेत। तर याच्यापैकी 14 लाख कोटी डेट आणि 10 लाख कोटी इक्विटी। या इक्विटी मधला जर आपण पार्ट बघितला नेक्स्ट, तर त्याचं कॉम्पोजिशन आहे की इक्विटी स्कीम मध्ये सगळ्यात मोठा हिस्सा 1,94,000 कोटी हा लार्ज कॅप आहे आणि त्या खालोखाल दुसरा हिस्सा जो आहे 1,74,000 कोटी म्हणजे बरोबर 20,000 कोटींनी कमी असलेला जो हिस्सा आहे हा मल्टी कॅप फ्लेक्सी कॅप फंड गटाचा आहे। आणि नेक्स्ट, सेबीने असं म्हटलेलं आहे की अकॉर्डिंग टू द सेबी नोटिफिकेशन फ्लेक्सी कॅप फंड इज अ ओपन एंडेड स्कीम, म्हणजे तो ओपन एंडेड असावा, डायनामिक इक्विटी त्याच्यामध्ये सक्रिय व्यवस्थापित असावा आणि लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप या तिन्ही कॅप्सचं रिप्रेझेंटेशन करणारा तो असावा। मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी म्हणजे कधीही एकूण मालमत्तेच्या 65% कमी मालमत्ता ही इक्विटी म्हणजे इक्विटी फंडामध्ये असावी। नेक्स्ट, आणि म्हणूनच जर तुम्ही बघितलात तर हे वेगवेगळे फंड गट आणि त्यांनी गेल्या एका वर्षात मिळालेले रिटर्न जर तुम्ही बघितले तर यावेळेला सगळ्यात जास्त रिटर्न आपल्याला लार्ज कॅपने दिले आहेत आणि जर तुम्ही मिड कॅप मल्टी कॅप फंड बघाल तर मल्टी कॅप फंड हा बरोबर मध्यभागी, म्हणजे खूप जास्त नाही आणि खूप कमी नाही असा तुमच्या पोर्टफोलिओचं संतुलन करणारा फंड आहे। नेक्स्ट, आणि म्हणूनच फ्लेक्सी कॅप फंड गटामध्ये फ्लेक्सी कॅप फंड गटांची अशी ते चांगले परतावा देऊ शकतात अक्रॉस द मार्केट कॅप। मॅडम जरा सांगा कोण जे आवाज आहे वेगवेगळ्या ज्या मार्केट कॅप असतात त्या वेगवेगळ्या मार्केट कॅप मध्ये हा फंड चांगला परतावा देण्याची क्षमता असते। नेक्स्ट, मॅडम नेक्स्ट करा। आणि म्हणूनच महिंद्रा मॅन्युलाइफ फ्लेक्सी कॅप योजनेचं आम्ही त्याची शिफारस करत आहोत
की इन्व्हेस्टर त्याच्यापासून जास्त म्हणजे इन्व्हेस्टरने आपल्या वित्तीय ध्येयांसाठी फिनान्शियल गोलसाठी या फंडाचा का वापर करावा याबाबत आज या वेबिनारच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत. पुढे आमचं हे जे ऍप आहे कुलकर्णीज फंड मार्ट, या ऍप मध्ये आम्ही ज्या फंडांची शिफारस करतो ते फंड दिलेले असतात, तेव्हा हे ऍप डाउनलोड करा. आणि आता या फंडाबद्दल आपल्याला अधिक माहिती नितीश छाबरा देतील की जे महिंद्रा मॅन्युलाइफ म्युच्युअल फंडाचं प्रतिनिधित्व करतात. तर आपण आता या वेबिनारची सूत्र त्यांच्याकडे देऊया. सर आप बात कीजिए. थैंक यू वसंत जी एंड नमस्कार. मैं नितेश छाबड़ा हूँ महिंद्रा मैन्युलाइफ से. वसंत जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को स्क्रीन हाँ वो आपको बना दिया उन्होंने. हाँ जी, आपको शेयर करना बंद करना पड़ेगा सर, तभी मैं शेयर कर पाऊंगा. हाँ मॅडम तुम्ही शेअर करणं बंद करा. हो गया आपका? वसंत जी, आप कंफर्म करेंगे? कैन यू सी माय स्क्रीन? नहीं, अभी मेरे को मैट्रिक्स दिख रहा है जो ज्वाइन हो गए. मॅडम त्यांना तुम्ही होस्ट बनवलत का? हाँ, आप अभी होस्ट बन गए हो ऐसा दिखाई. हाँ जी, एक सेकंड दीजिए बस. मी करते बचाव पानी बचाव ना. बोल नको. सर थोड़ी सी तकलीफ आ रही है. मैं वसंत जी, बोलिए. आई थिंक ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. मेरे को एक सेकंड दीजिए, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ. देयर इज सम एरर. इट्स शोइंग ऑन द जूम मीटिंग. जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट ज्वाइन बैक. नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं मैडम को भेज देता हूँ. और वो जैसा नहीं, एक सेकंड रुकिए बस. वो शेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो जा नहीं रहा है. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. माय अपॉलॉजीज. ये कई बार टेक्निकल ग्लिचेस ऐसे आ जाते हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं इसके ऊपर. क्योंकि मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है वसंत जी अभी. आई डोंट नो. तू असं म्हणायला पाहिजे. साक्षी कर, तू काय बाई, मी तुला म्हणते का हर्षी तू बाजून कर असं साक्षी. एक मिनट सर, आई थिंक अब हाँ जी. नहीं तो मैं मैडम को अभी भेज देता हूँ. वसंत जी अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन? एक मिनट. हाँ अभी आ रहा है. अभी शेयर हुआ. सो माय अपॉलॉजीज. कई बार ये टेक्निकल ग्लिचेस कुछ ज्यादा ही चल जाते हैं. So it was not showing share option. Now it has started showing. So सुप्रभात सबका. सुप्रभात. मेरा नाम नितेश छाबड़ा है. मैं महिंद्रा मैन्युलाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ. So जैसा वसंत जी ने फ्लेक्सी कैप के बारे में बोला और जैसा कहा कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरी है हमारी इंडस्ट्री की,
तो उसी कैटेगरी में हम अपनी योजनाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया फंड लेकर आए हैं जिसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना। बट बिफोर मैं फ्लेक्सी कैप योजना के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं महिंद्रा मैन्युलाइफ का, कि महिंद्रा मैन्युलाइफ क्या कंपनी। महिंद्रा मैन्युलाइफ एक जॉइंट वेंचर है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो सिंगापुर बेस्ड है, जो कि एक 100% सब्सिडरी है मैन्युलाइफ ग्लोबल की, जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है। सो महिंद्रा फाइनेंस के अगर बारे में बात करें तो ये महिंद्रा ग्रुप का एक पार्ट है। आई थिंक आप में से काफी लोग जानते होंगे, इट इज वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। कुछ 73 लाख कस्टमर्स हैं इनके और अक्रॉस इंडिया फैली हुई है। ऑलमोस्ट 7,000 टाउन्स को कवर करती है और ऑलमोस्ट 4 लाख विलेजेस को कवर करती है, आई थिंक। और मैन्युलाइफ की अगर मैं बात करूं, बिकॉज महिंद्रा के बारे में आई थिंक एवरीबडी नो, बट मैन्युलाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। मैन्युलाइफ कुछ $1 ट्रिलियन, अगर मैं उसे इंडियन रुपीस में बात करूं, वसंत जी ने अभी दिखाया कि पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कुछ 33 लाख करोड़ के आसपास की है। तो मैन्युलाइफ अकेला वर्ल्ड ओवर कुछ 70 से 75 लाख करोड़ मैनेज करता है, यानी जितनी इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी मिला के है उसका दुगना मैन्युलाइफ अकेला वर्ल्ड ओवर मैनेज करता है। और मैन्युलाइफ एक अकेली ऐसी नॉर्थ अमेरिकन और कैनेडियन बेस्ड कंपनी है जिसका एशिया में प्रेजेंस काफी सालों से है। ये कंपनी 150 साल पुरानी है। हम महिंद्रा ने जब सेटअप करा एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया में, हमने 5 साल पहले सेटअप करी थी। 1.5 साल पहले हमारा जेवी हुआ मैन्युलाइफ के साथ, तो तब हम कहते थे कि हम 5 साल पुराने हैं। आज हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि हम 150 साल पुरानी कंपनी है, क्योंकि मैन्युलाइफ हमारे साथ जुड़ गया है। और मैन्युलाइफ के आने का बेनिफिट हमें ये हुआ है कि हमें एक ग्लोबल रीच मिल गई है, हम ग्लोबल प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, ग्लोबल इनोवेशन जो हो रही है वो हमें पता चलती हैं, और वर्ल्ड ओवर क्या चीज चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरफ इन्वेस्टमेंट के पैटर्न देखे जा रहे हैं, उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है मैन्युलाइफ की तरफ से। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत कम कंपनियां हैं जो 100 साल से ऊपर एशिया में ऑपरेट कर रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाली कंपनीज हैं। सो मैन्युलाइफ को एशिया में ऑपरेट करते हुए 120 साल से ऊपर हो गए हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये एशिया का वन ऑफ द लीडिंग एसेट मैनेजर है। सो सिर्फ इंडिया में नहीं है ये, अभी ये चाइना में है, ये इंडोनेशिया में है, ये मलेशिया में है, सिंगापुर में है, हांगकांग में है, बल्कि इन जगह पे इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। इंडिया में थोड़ा लेट आए बिकॉज इन्हें एक स्टेबल ब्रांड चाहिए था जिसके साथ ये टाई अप कर सकें और जिसके साथ आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर सके, जिसके साथ ये 20 साल 25 साल 50 साल तक का आगे का फ्यूचर देख सके। और वहां पे मैन्युलाइफ और महिंद्रा दोनों साथ में कहते हैं ना कि गुण मिल गए। सो महिंद्रा और मैन्युलाइफ के गुण मिल गए और ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। तो आज जैसा मैंने कहा कि आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं टॉकिंग अबाउट महिंद्रा मैन्युलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना। बट बिफोर तो थोड़ा सा आपको एक फ्लेक्सी कैप का आइडिया देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सी कैप क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो जैसा वसंत जी ने पहले आपको बताया भी कि फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 65% पैसा इक्विटी में डलता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो डाइवर्सिफाइड रहता है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है और एक लिमिट नहीं दी हुई है। फंड मैनेजर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जहां उसे लगता है कि रिस्क रिटर्न में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक एजिलिटी देता है, यानी इजी टू मूवमेंट बिटवीन अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, जहां उसको अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में मूव करने से ज्यादा फंड में बेनिफिट हो। तो अगर जैसा उन्होंने कहा कि मिड कैप अवेलेबल है, स्मॉल कैप अवेलेबल है, मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी देखूं, ये इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कोई कैप नहीं है कि अगर आपको लार्ज कैप में पैसा डालना है 80% ऑफ द मनी विल बी पुट इन लार्ज कैप। बट फ्लेक्सी कैप इज ओनली वन वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज फार एज द मार्केट कैप इज कंसर्न्ड।
आप कितना भी पैसा लार्ज कैप में, कितना भी पैसा मिड कैप में, कितना भी पैसा स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, और उसको डालने का पूरा दामोदर हमारे फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो उसको कहां अच्छा लगता है कि कहां पैसा डालना चाहिए। सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बताऊं कि जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप बोला जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेके 250 तक की रैंक की कंपनी को मिड कैप बोला जाता है, और 251 से नीचे की कंपनीज को स्मॉल कैप बोला जाता है। तो ऐसे करके टोटल आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, दैट गिव्स यू द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो टॉप 100 कंपनीज are called as large cap, अगली 150 कंपनीज are called as mid cap, और 250 के नीचे वाली कंपनियां को स्मॉल कैप बोला जाता है। और ये फ्लेक्सी कैप अगर मैं बात करूं मार्केट में और या इन्वेस्टमेंट के लिए, व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और क्यों आपको करना चाहिए और क्यों ये बेनिफिशियल है, वो सबसे बड़ा इसलिए बिकॉज मार्केट में एक सिक्लिकल पोजीशन। सुबंधा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कैन गो ऑन म्यूट। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, उससे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी। सो होता क्या है कि मार्केट आज एज इंडिविजुअल हमें नहीं पता होता कि आगे जाके क्या लार्ज कैप चलेगा, क्या मिड कैप चलेगा, क्या स्मॉल कैप चलेगा, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लास्ट अगर 1 साल देखें तो स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, राइट? लेकिन अगर यही मैं 3 साल में देखूं तो लार्ज कैप और मिड कैप ने उसको आउट परफॉर्म करा है। 2019 देखें तो 2018 देखें, 2019 देखें, स्मॉल कैप ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा था। 2020 देखें, जब कोविड का आया तो स्मॉल कैप ने वर्स्ट परफॉर्म करा था, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरे थे। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो आज हमें लग रहा है कि ऑल्दो स्मॉल कैप ने अच्छा करा है, बट अब लार्ज कैप और मिड कैप विल ज्वाइन द पार्टी। अगर आप एक नीचे टेबल देखें और अगर आप कर्सर देखें मेरा, अगर आप देख पाए अपनी स्क्रीन पे, तो लास्ट 15 साल में 7 बार ऐसा हुआ है, लेट मी टेल यू, 7 बार आउट ऑफ 15, 7 बार, यानी आधे टाइम ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप ने परफॉर्म अच्छे से नहीं किया है। लेकिन अगर मैं यही लार्ज कैप की बात करूं, अगर ये मैं लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप ने 6 टाइम अच्छा परफॉर्म करा है और सेकंड रैंक पे कुछ 5 टाइम रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स हैव डन बेटर देन स्मॉल कैप। लेकिन स्मॉल कैप में कब आना है और कब निकलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस टाइम आई थिंक सबसे बड़ा पार्ट प्ले फंड मैनेजर करते हैं कि कब उनको स्मॉल कैप में आना चाहिए, कब उनको निकलना चाहिए। और इसलिए ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज एज इंडिविजुअल इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट कि मैं जज कर पाऊं कि अब लार्ज कैप में जाना है, अब स्मॉल कैप में जाना है, अब मिड कैप में जाना है। मेरी पूंजी जो मैंने निवेश करी है उसका कितना ज्यादा रिटर्न मेरे को मिल सकता है, वो एक इंडिविजुअल के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से फंड मैनेजर को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ताकि वो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे मूवमेंट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना पाए इन्वेस्टर्स के लिए। और ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि ये लास्ट 15 महीने की है। कोविड जब आया मार्च में, उसके बाद अगले 15 महीने में इतना सेक्टर रोटेशन, जब मैं सेक्टर रोटेशन की बात करता हूं मेरे कहने का मतलब है किसी महीने ऑटो सेक्टर चला, किसी महीने बैंकिंग सेक्टर चला, किसी महीने आईटी सेक्टर चला, किसी महीने फार्मा सेक्टर चला। तो ये एज्यूम करना इंडिविजुअल के लिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा लगेगा, बिकॉज होता क्या है कि जो सा सेक्टर अच्छा चलता है हमें लगता है अरे ये सेक्टर आगे भी अच्छा करेगा, बट एक फंड मैनेजर के पास एक नॉलेज रहती है, एक प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू दे कैन मेक आउट कि कौन सा सेक्टर के चांसेस, देखिए एकदम बताना कि कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा, बट चांसेस किसके ज्यादा हैं चलने के वो एक फंड मैनेजर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। वो थोड़ा असर्टेन करना कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा, कौन सी कंपनीज अच्छा चलेंगी,
कौन सा मार्केट कैपिटलाइजेशन में ज्यादा पैसा बन सकता है, उसके बेस पे फंड मैनेजर कॉल लेता है। इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर इट बिकम्स ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक फंड मैनेजर अपनी कॉल ले और उसको कैसा ड्राइव करना है। और ये सब हम कर पाते हैं एक फ्रेमवर्क के थ्रू, जिसे हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम उसे अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। हम उसे बोलते हैं GCMV। GCMV का मतलब है ग्रोथ, कैश फ्लो, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। सो जब फंड मैनेजर, हर कंपनी को इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है हमारे पोर्टफोलियो में जगह पाने के लिए। मतलब एवरी कंपनी विच कम्स टू माय पोर्टफोलियो, उसको ये GCMV में वो फिट होती है कि नहीं होती है, तभी उस कंपनी को हमारे फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में लेंगे। और GCMV क्या है? हम ग्रोथ देखते हैं कि हम देखते हैं कि वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, आगे फ्यूचर में चलते हुए उस कंपनी के चांसेस क्या लग रहे हैं, वेदर द कंपनी हैज प्राइसिंग पावर और नॉट, उसके कैश फ्लो जनरेशन कैसा है, यानी कि कितना कैश जनरेट कर पाते हैं, डेट इक्विटी रेशियो अच्छी है, ज्यादा लोन तो नहीं लिया हुआ है, और अगर लोन लिया हुआ है तो चुकाने की एबिलिटी है कि नहीं है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन अगर आपको चूज करना है कि अनिल ADAG में लेना है या मुकेश अंबानी ग्रुप में लेना है, तो इट बिकम्स इजी कि मैनेजमेंट कैसी है और उनके आगे पास्ट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज क्या रही हैं, और आगे जाके वो क्या कर सकते हैं, और उन्होंने क्या पास्ट में अपने ट्रैक रिकॉर्ड कैसा मेंटेन किया है, उसके बेस पे कॉल लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वैल्यूएशन पे, कि आज अगर वो कंपनी का एक प्राइस से मान लीजिए 100 रुपए है, तो मेरे को क्या फंड मैनेजर को लग रहा है कि उसके 200 जाने के चांसेस है, 150 जाने के चांसेस हैं, या उनको लग रहा है कि ये 80 पे आएगा या 90 पे आएगा 100 का। तो बेस्ड ऑन दोज फंड मैनेजर टेक अ कॉल कि मेरे को आगे फ्यूचर में क्या करना है, मेरे को इस कंपनी को लेना है कि नहीं लेना है। तो देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2000 कंपनियां अवेलेबल है। उन 2000 कंपनियों में से एनालिस्ट जो हमारे फंड मैनेजर के साथ काम करते हैं, वो कुछ 500 के आसपास कंपनियां शॉर्टलिस्ट करते हैं जो उन्हें लगता है कि अच्छा कर रही हैं। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आगे GCMV के हिसाब से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, इफ यू कैन गो ऑन म्यूट प्लीज, अदरवाइज बाकी सबके लिए सर आप म्यूट ऑल का ऑप्शन ही डाल दो ना प्लीज। हाँ जी, मैं वही कर रहा हूँ। मैंने पहले म्यूट डाला था, फिर बारी बारी अनम्यूट हो रही है पब्लिक। सो बोल सर, चालू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये तो, हाँ जी, ये तो चलता रहेगा। सो जैसा मैंने कहा कि हम GCMV प्रोसेस के थ्रू पहले एनालिस्ट कुछ 2000 कंपनीज में से कुछ ऑलमोस्ट 500 कंपनियां सिलेक्ट करते हैं। वो कंपनियां हमारे GCMV फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाती हैं, जिसमें कुछ 180 से 200 कंपनियां आती हैं। उसके अंदर से जो कंपनियां हमें लगता है कि दे आर, जो फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से, अगर उन्हें लगता है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड में लेना चाहिए, अकॉर्डिंगली द फंड मैनेजर टेक अ कॉल कि इन 150-200 कंपनीज में से मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर कौन सी कंपनियां डालनी चाहिए, वो हम सिलेक्ट करेंगे डालने के लिए। बट बिफोर कि हम कैसे कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे, कौन से सेक्टर लेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा बेंचमार्क के बारे में। तो बेंचमार्क है निफ्टी 500 इस फंड का। सो निफ्टी 500 यानी टॉप 500 कंपनियां निफ्टी की। अगर आप आगे देखें तो इसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल में 76% लार्ज कैप है। सो जब मैं कह रहा हूं 76% लार्ज कैप है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि 500 कंपनी में से 300 साढ़े 300 कंपनियां लार्ज कैप है, नहीं।
लार्ज कैप जैसा मैंने पहले आपको बताया कि लार्ज कैप 100 कंपनियां ही हैं, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के अगर हिसाब से देखूं तो 76% ऑफ टॉप 500 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप के पास है, 16% मिड कैप के पास है, और ऑलमोस्ट 8% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप कंपनी के पास है। एंड लेट मी टेल यू, निफ्टी 500 में 93% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है, सिर्फ 7% मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बियॉन्ड 500 कंपनीज। सो अगर आप 500 कंपनी देख रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 93% ऑफ द मार्केट। और इन 500 कंपनियों में कई सेक्टर हैं, मैं टॉप 10 सेक्टर को यहां पे दिखा रहा हूं, जो कि 88% पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा इसमें सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसे हम BFSI स्पेस भी बोलते हैं, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें आपके बैंक, इंश्योरेंस, आपके NBFC सारे आ जाते हैं। अगला है IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो इन सारे सेक्टर को देख के, इन सारे सेक्टर के ऊपर कॉल लेके फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कौन से सेक्टर में कितना करना चाहिए। देखिए, ये फ्लेक्सी कैप योजना है, तो इसमें फंड मैनेजर टॉप 10 सेक्टर में तो पैसे डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि टॉप 10 सेक्टर के बियॉन्ड अगर उन्हें कोई सेक्टर अच्छा अगर लग रहा है, उन्हें लगता है कि वहां पे पैसा अच्छा बन सकता है, तो वो उसके अंदर भी पैसे डालेंगे और पैसे बनाएंगे। अब हम इस फंड को मैनेज कैसे करेंगे, मेथोडोलॉजी हमारी क्या रहेगी? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फंड मैनेजर के पास स्कोप है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट करना। तो ऐसा कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है कि हम लार्ज कैप में इतना डालेंगे, मिड कैप में इतना डालेंगे या स्मॉल कैप में इतना डालेंगे। बट अगर मैं देखूं आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से 45 to 80% ये रेंज रहेगी लार्ज कैप की, और मिड एंड स्मॉल की जो रेंज रहेगी वो रेंज रहेगी ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो एनीवेयर फ्रॉम 20 to 50% की मिड एंड स्मॉल की रेंज रहेगी। एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या मार्केट कॉल होने वाली है, कैसी हमें मार्केट फ्यूचर में लग रही है। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो हम थोड़ा डिफेंसिव प्ले करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट एग्रेसिव है, तो अगर यहां से बहुत अच्छी लग रही है, अगर लग रहा है स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा करेंगे, तो हम स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाएंगे। सो टॉप डाउन अप्रोच की जब मैं बात करता हूं कि इकोनॉमी कैसा करने वाली है, पर्टिकुलर सेक्टर में बिजनेस कैसा करने वाला है, इक्विटी मार्केट आगे जाते हुए अच्छी कैसी लग रही है, कि हमें लग रहा है कि आज 50,000 की मार्केट है, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये और अच्छा होएगी और 60, 70, 80,000 के लेवल देखेगी आने वाले टाइम में। तो अगर इस जब तीनों साइकिल चलती हैं, टिपिकली लार्ज कैप आर द वन जो सबसे पहले बेटर परफॉर्म करते हैं, एंड देन मिड एंड स्मॉल कैप ज्वाइन द पार्टी। तो टिपिकली कभी भी इकोनॉमी साइकिल रिवाइव होती है, अगर जब भी इकोनॉमी साइकिल रिवाइव होती है, जब भी बिजनेस साइकिल रिवाइव होती है, टिपिकली लार्ज कैप बेटर करते हैं और उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप आते हैं। और मिड एंड स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बनती है, वो मल्टी बैगर साबित होते हैं। सो थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करूंगा कि हम कैसे मैनेज करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, और एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम यही करेंगे, बट एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज अराउंड 31.2 यानी 31 और 32% के बीच में निफ्टी 500 के अंदर उसकी वेटेज है बैंक्स की। सो अगर हम बैंक्स पे बहुत बुलिश हैं, अगर हमें लग रहा है आगे जाके बैंकिंग के शेयर्स बढ़ेंगे, अगर वहां पे रिलेटिवली चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज हायर, तो हम उसमें अपना निवेश थोड़ा ज्यादा करेंगे। हम 31-32 ना रख के हम हो सकता है हम 40% तक फंड का पैसा बैंकिंग में लगाएं। लेकिन अगर हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में बैंकिंग अगले 6 महीने 12 महीने अगर हमें लग रहा है कि बैंकिंग शायद अच्छा ना करे जैसा परफॉर्म करना चाहिए, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां से हमारे फंड का रिटर्न बने, जहां से हमारे निवेशकों का पैसा बने, अगर हमें लगता है कि वहां पे नहीं बनेगा तो हम उसको कट कर देंगे। वी विल इन्वेस्ट ओनली 20-25%। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि ये टॉप 10 सेक्टर में हम कंप्लीटली आउट हो जाएं, बिकॉज वो एक बहुत ड्रेस्टिक कॉल होती है। 0-1 गेम कहते हैं उसे, हम 0-1 गेम कहते हैं। 0-1 गेम का मतलब अगर तो वो सेक्टर आपके हिसाब से चल गया तो आपने बहुत पैसा बना लिया, और अगर सेक्टर नहीं चला तो आपका पैसा नहीं बनेगा। उससे बेटर है सेक्टर में रहेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव हैं तो हम थोड़ा सा कम एलोकेट करेंगे, ताकि जब दोबारा वापस सेक्टर चले तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट पहले से कर सकें।
ये मैंने आपको एक एस्टिमेट दिया है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम सेक्टर में जो छोटे सेक्टर हैं, जैसे कि किसी का अगर वेटेज 1% है, 1.5% है, किसी का वेटेज पूरे बेंचमार्क में 1% से नीचे भी है, उसके अंदर हम ड्रेस्टिक कॉल ले सकते हैं। यानी उसमें अगर हमें लग रहा है कोई कंपनी हमारे फ्यूचर में जाके अच्छा कर सकती है, हमें रिटर्न अच्छा दे सकती है, हम उसमें हो सकता है हम ज्यादा पार्टिसिपेट करें, हम 2% 3% तक जा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सॉरी, आई थिंक मैं म्यूट हो गया था। सो या नाउ आई कैन। सो आगे जाके अगर हमें लगता है कि सेक्टर का वेटेज नहीं है, लेकिन हम ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करके ज्यादा निवेशकों के लिए ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो वी विल डू दैट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट आगे जाके अच्छा नहीं करेगी और हमें डिफेंसिव में मूव होना है, देखिए वैल्यू और ग्रोथ की बात होती है, तो वो वैल्यू और ग्रोथ और कुछ नहीं है कि अगर मार्केट मुझे आगे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं डिफेंसिव सेक्टर्स में आ जाऊंगा, जैसे एफएमसीजी की अगर मार्केट गिरी तो ये ज्यादा गिरेंगे नहीं, लेकिन और यही मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट आगे अच्छा करेगी देन आई कैन स्विच टू सर्टेन हाई बीटा स्टॉक्स। हाई बीटा स्टॉक्स क्या होते हैं कि मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ रही है तो ये 150-200 के आसपास बढ़ सकते हैं, तो हाई बीटा स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा टू मेक मोर मनी फॉर द इन्वेस्टर। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन रहेगी। देखिए सेक्टर की जब मैं बात करता हूं, सेक्टर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर आपने सेक्टर सही सिलेक्ट करा और उसमें अगर आपकी कंपनी भी सिलेक्शन ओके रही, स्टिल यू विल मेक मनी। लेकिन अगर सेक्टर ही नहीं चल रहा है और उसमें आपने बेस्ट कंपनी भी ले ली तो भी पैसा नहीं बनेगा। तो सेक्टर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कौन सी कंपनी लेनी है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा रहेगा फंड में? ऑलमोस्ट 65 से 70% के आसपास एक हमारा कोर पोर्टफोलियो रहेगा, जहां पे हमें लग रहा है आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में अच्छा रिटर्न बन सकता है उन कंपनीज में। और उसके साथ साथ हम एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं, एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो कह सकते हैं, जहां फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले 3 महीने 6 महीने 1 साल में हम अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली ही विल टेक अ कॉल। it can be a momentum is not a right word, but जहां टेक्टिकल मूव अगर उन्हें लग रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो ही विल डिप्लॉय द मनी ओवर देयर। हम इस पोर्टफोलियो में 45 से 55 स्टॉक 45 से 55 स्टॉक के आसपास रखेंगे। हमारा इंटेंशन नहीं है 55 से ज्यादा जाने का। और मिड कैप स्टॉक्स जो रहेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 101 से 250 की रेंज की जो कंपनीज है उन्हें मिड कैप बोला जाता है, उसमें हम ऑलमोस्ट 5% से ऊपर नहीं जाएंगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। लार्ज कैप में वी कैन गो अप टू 9.99। नाउ क्यों मैंने कहा 9.99? बिकॉज सेबी की एक लिमिट है कि आप किसी भी स्टॉक में 10% या 10% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि लार्ज कैप स्टॉक में हम 9.99 जाएंगे। उसी स्मॉल कैप में वी विल नॉट गो अबव 3%, विच इज 250 कंपनी से नीचे जो कंपनीज है उन कंपनी में मैं जिसमें भी इन्वेस्ट करूंगा वी विल नॉट गो बिलो 3%, व्हाटएवर हाउएवर बुलिश वी आर ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो हम एनएफओ हमारा ऑन है 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक, जो कि शुक्रवार है। 16 तारीख से फंड मैनेजर कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग मनी। हम कोशिश करेंगे 2/3 ऑफ द मनी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, यानी कि 60-65% हम सितंबर तक डिप्लॉय करेंगे, और बाकी बचा हुआ पैसा हमारे पास टाइम है टिल दिसंबर तक डिप्लॉय करने का। सो जहां और हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी स्टेगनेट हो सकती है, इन द सेंस कि लास्ट 5 महीने में लार्ज कैप का रिटर्न नहीं आया है, लास्ट 5 महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप चले हैं, तो आज के सिनेरियो के हिसाब से देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले टाइम में लार्ज कैप के चलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इनिशियली जो मेरा पोर्टफोलियो बनेगा इट विल बी मोर स्क्यूड टुवर्ड्स लार्ज कैप रेदर देन ए मिड एंड स्मॉल। और मिड एंड स्मॉल का वो बॉटम अप, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो अच्छी कंपनीज लग रही हैं मिड एंड स्मॉल में, वी विल बाय दोज कंपनीज इन आवर पोर्टफोलियो। बट टू स्टार्ट विद मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ बायस रहेगा रेदर देन बी बायस्ड ऑन मिड एंड स्मॉल कैप। तो चांसेस हैं कि 60 से 70% के आसपास मेरा लार्ज कैप में रहे और रिमेनिंग मेरा मिड एंड स्मॉल में रहे।
क्यों फ्लेक्सी कैप फंड? हम ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर चुके हैं, हम बोल चुके हैं, क्योंकि लार्ज कैप एक स्टेबिलिटी देता है पूरे पोर्टफोलियो को, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जैसा मैंने आपको कहा कि बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो जब मार्केट में और इकोनॉमी में रिकवरी आती है, टिपिकली मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। उस अपसाइड का पोटेंशियल कैप्चर करने के लिए मिड एंड स्मॉल में वी विल इन्वेस्ट। एक्टिव मैनेजमेंट रहेगी, कोई सेक्टर बेस नहीं है कि इस सेक्टर में मुझे इतना ही डालना है। सो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कॉल वी विल टेक कि मेरे को किस सेक्टर में एग्रेसिव होना है, किस सेक्टर में पेसिमिस्टिक होना है, इन द सेंस कि मैं कहां ओवरवेट हो रहा हूं, कहां अंडरवेट हो रहा हूं ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर। टॉप डाउन और बॉटम की सेक्टर सिलेक्शन भी रहेगा और कंपनी सिलेक्शन भी रहेगा, वो हम करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोर 60 से 70% हमारा एक कोर पोर्टफोलियो रहेगा, जिसमें हम 2 साल से 5 साल तक की कॉल लेके इन्वेस्ट करेंगे, और एक टेक्टिकल पोर्टफोलियो रहेगा अराउंड 30 से 35% का, जिसमें हम डिपेंडिंग ऑन 3 महीने 6 महीने एक शॉर्ट टर्म व्यू, एक कहते हैं ना कि गरुड़ दृष्टि और सर्प दृष्टि। सो गरुड़ और सर्प दृष्टि, गरुड़ दृष्टि यानी दूर का देखना। सो कोर पोर्टफोलियो इज वो गरुड़ दृष्टि कि जिसमें हम दूर का देखते हुए कि कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है। और सर्प दृष्टि यानी कि पास में, कि पास में मतलब नियर टर्म में क्या चीज अच्छी लग रही है। तो 2/3 के आसपास पैसा जाएगा गरुड़ दृष्टि, और 1/3 पैसा सर्प दृष्टि के हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे। और कई बार मैं जोक करता हूं कि हमारे जो CIO हैं उनका नाम भी कृष्णा है, जो विष्णु जी, कृष्णा जी इज विष्णु जी अवतार, तो हमारे फंड मैनेजर का नाम ही कृष्णा है, इसलिए जब मैंने आपको गरुड़ और सर्प दृष्टि का बोला तो वो मुझे ध्यान आ गया। सो और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक आइडियल मिक्सचर रहेगा, और इस मिक्सचर रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से जितना हम क्लाइंट के लिए पैसा बना पाए इस फंड में कोशिश करेंगे। एंड आई टेल यू, अगर आप SIP सोच रहे हैं, अगर आप लमसम सोच रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कैटेगरी टू कम इन। ये कैटेगरी आज ऐसे ही वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरी नहीं बनी है, क्योंकि इसके अंदर आपके रिटर्न बनाने के चांसेस विद मिनिमम रिस्क इज वेरी हाई। ये आपको एकदम एक पर्टिकुलर साल में ऐसा नहीं है, जैसा वसंत जी ने भी दिखाया था कि मीडियम रिटर्न आते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न आते हैं। स्मॉल कैप ने एक साल में अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन हो सकता है अगले साल नेगेटिव रिटर्न दे। मिड कैप ने अच्छा रिटर्न दिया, हो सकता है अगले साल नेगेटिव रिटर्न दे या एकदम कम रिटर्न दे। ये कैटेगरी ऐसी है जो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट एक रेंज का रिटर्न देगी, जिसके क्योंकि ये रिस्क मिटिगेशन करती है, और इस हिसाब से इसके अंदर रिटर्न अच्छे बनने के चांसेस हैं। थोड़ा सा आपको मार्केट आउटलुक पे मैं सिर्फ वसंत जी, इफ यू अलाउ मी, सो आई विल जस्ट टेक 5-10 मिनट्स ऑन मार्केट आउटलुक कि मार्केट यहां से कैसा लग रहा है। एक अगर ये मैं आपको स्लाइड दिखाऊं तो टिपिकली हुआ क्या 2020 में, जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया, रेदर इफ आई हैव टू पुट इट, 2020 में सारी इकोनॉमीज का GDP गिरा, और काफी और मतलब GDP अगर मैं देखूं तो ग्रोथ रेट सबका GDP नेगेटिव में चला गया। ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया कह रही थी कि कोरोना जितना इंडिया को इंपैक्ट करेगा शायद उतना किसी इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं करेगा। इंडिया का GDP 14 या 15% से श्रिंक हो जाएगा, बट उन सबको झुठलाते हुए, उन सबको गलत ठहराते हुए इंडिया सिर्फ 7-7.5% गिरा। और जब रिकवरी की बात आई 2021, आई टेल यू ये एक रिमार्केबल ईयर है। कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी दुनिया 6% के आसपास ग्रो हुई हो। जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है US, जो 1 या 2% के हिसाब से ग्रो होती थी, आज ऑलमोस्ट 7% के हिसाब से ग्रो हो रही है ये साल। चाइना अगर मैं बात करूं 8.5% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था दुनिया में कि इंडिया इतनी स्पीड से वापस आएगा। अभी हालांकि पूरा लॉकडाउन खुला नहीं है, बट इंडिया हैज कम अप इन अ बिग वे। अगर आप देखें वो वैक्सीन ड्राइव जो चल रही है, और धीरे धीरे जैसे लोगों को एश्योरेंस हो रहा है कि नई थिंग्स आर बिकमिंग बेटर, इकोनॉमी बेटर हो रही है, सर्विस सेक्टर बेटर हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, ये और अच्छा होगा। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, GST की कलेक्शन हैज शॉट अप टू द रूफ। जो 1 लाख करोड़ करने मुश्किल हो रहे थे, आज 1 करोड़
कुछ 1,40,000 करोड़ के आसपास हो रहा है। और इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है और काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारी इंटरनल कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, हमारी इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन जिसकी हम बात करें वो बढ़ती जा रही है। हमारा जनधन योजना से काफी लोगों के अकाउंट्स खुले हैं, आगे फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट काफी स्कीम्स लेकर आ रही है जिससे एक्सपोर्ट हमारा कम हो और इंपोर्ट हमारा बढ़े। सॉरी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, यानी हमारे जो निजी कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने, वो प्रोडक्शन ऐसी करें कि जिससे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे पोर्ट बनाए जाएं, अच्छे से अच्छे रेलवे ट्रैक्स हो जिससे हमारा इजी मूवमेंट हो गुड्स की, रोड्स अच्छी हो। इवन आप मानेंगे कुछ 3,000-4 साल पहले नदियों को बहुत यूज किया जाता था ट्रांसपोर्ट के लिए। नितिन गडकरी जी ने कहा कि क्यों ना दोबारा वो स्टार्ट किया जाए, तो उन्होंने वो एक इनिशिएटिव लिया है और नदियों को भी यूज किया जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि ग्लोबल कमोडिटीज ऊपर हैं, जो हमारे लिए एक थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हम जो कच्चा तेल है वो आयात करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ऑल अदर थिंग्स आर बिकमिंग पॉजिटिव फॉर इंडिया एज अ इकोनॉमी। और देखिए ये मेरी फेवरेट स्लाइड है और आई थिंक आप लोगों ने अलग अलग शेप्स में ये देखी होगी। इंडिया का हाई इनकम ग्रुप जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाई इनकम मतलब जो लोग ऑलमोस्ट 20 लाख से ऊपर साल में कमाते हैं, दैट आज की डेट में अगर आज मैं बात करूं तो कुछ 1 करोड़ लोग हैं। अगले आने वाले 10 साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2.5 गुना हो जाएगा। अगर ये 2.5 गुना होता है तो यू कैन इमेजिन कि सेविंग रेट भी बढ़ेगा और एट द सेम टाइम कंजम्पशन नीड भी बढ़ेगी। और जो एकदम लोअर मिडिल क्लास है या पुअर है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर है। आई टेल यू ग्लोबली होता क्या है, कोई भी इकोनॉमी जब $2,000 यानी अगर मैं कहूं पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए से ऊपर होनी स्टार्ट होती है, तो उसमें एक हॉकी स्टिक रिकवरी आती है। हॉकी स्टिक यानी कि एकदम ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं यूएस देखूं, अगर मैं चाइना देखूं, जो चाइना 20 साल पहले था वो कहीं ना कहीं हम वहां खड़े हैं। जो यूएस 30-40 साल पहले था वहां पे हम खड़े हैं। तो यहां से ये जो हॉकी शेप रिकवरी है, जब भी कोई कंट्री $2,000 के परचेज पावर पैरिटी पे पहुंचती है, वहां से एकदम अपटेक आता है इन टर्म्स ऑफ इनकम्स, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, और वो देश को अलग लेवल पे ले जाते हैं। अगर आप ये देखें 2008 में इंडिया टॉप की 10 इकोनॉमी में कहीं नहीं दिखता था। आप बिलीव करेंगे कि सन 1991 में ये बोल दिया गया था कि इंडिया को बहुत टाइम लगेगा टॉप 10 इकोनॉमी में आने में, और हो सकता है वो आ भी ना पाए। लेकिन ये वही देश है जो 2008-2010 तक टॉप 10 में नहीं था। लेकिन आज अगर हम बात करें, 6ठे नंबर पे हैं हम वर्ल्ड में जीडीपी में, और आने वाले 10 साल में हम टॉप 3 में जाने वाले हैं। सो इंडिया, चाइना और यूएस वर्ल्ड की टॉप 3 पावरफुल इकोनॉमी होने वाली हैं। हम वापस जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, एक टाइम था 200-250 साल पहले जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का 50% इंडिया और चाइना में हुआ करता था। धीरे धीरे वो पूरा सर्कल हो रहा है। इंडिया एंड चाइना तो आज भी है, लेकिन इंडिया ऐड करके अगले 10 साल के अंदर इंडिया, यूएस एंड चाइना विल बिकम द 3 मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उसके लिए आई थिंक मैं काफी क्रेडिट दूंगा नई गवर्नमेंट को। उन्होंने काफी कुछ किया है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी टाइम से फोकस नहीं आया था, और उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? 3 लैंडमार्क रिफॉर्म्स लेकर आई ये गवर्नमेंट। 1 सितंबर 2019 में जब इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे, और अगर कोई नई फैक्ट्री लगा रहा है, अगर कोई इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो उन्हें सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, वो जो टैक्सेशन बोला गया, एशिया में हम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केट बन गए उसकी वजह से। फिर एक रिफॉर्म आया कि हम पीएलआई लेकर आएंगे। पीएलआई इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जैसे बोला जाता है ना, जैसे कहते हैं कि
अगर आप जैसे कई बार आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे कि आप 3 खरीदेंगे तो उसके साथ एक फ्री मिलेगा, ऐसे एक तरह की कि आप ज्यादा बाय करेंगे तो ज्यादा आपको और बेनिफिट मिलेगा, आप एक चीज लेंगे तो आपको महंगी मिलेगी, ज्यादा चीजें लेंगे तो वो सस्ती मिलेंगी। इट्स मोर लाइक अ गिविंग ए इंसेंटिव टू बाय। ऐसे ही गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर आई है कि अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हैं आज की डेट में, अगर आप 2 लाख यूनिट बनाएंगे तो हम आपको एडिशनल सब्सिडी देंगे, हम आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट देंगे। तो वो काफी सेक्टर्स में लेकर आए हैं, वो व्हाइट गुड्स में लेकर आए हैं। आप यकीन मानेंगे मोबाइल बनाने वाले इंडिया हैज मतलब काफी ऊपर आया है मोबाइल फोन्स बनाने में, लेकिन हम आज भी वॉशिंग मशीन और टीवी इंपोर्ट करते हैं। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं, मोबाइल हम बनाते हैं और जो एक कहीं थोड़ी पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी है यानी कि टीवी और वॉशिंग मशीन, क्या हम वो नहीं बना सकते? जी हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं और काफी कंपनियों ने वो बनाना स्टार्ट करा है अंडर पीएलआई। केमिकल इंडिया अगर बोले तो केमिकल का हब बनता जा रहा है। ऑटो, एक टाइम था हम ऑटो इंपोर्ट कर रहा करते थे, ऑटो मतलब आपके 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारी कंट्री एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। और इसी और पीएलआई का बेनिफिट और जो अभी जो बजट आया विच इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ग्रोथ, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है, इंडिया को नेक्स्ट लीग में लेके जाना है, उसके लिए ये बहुत बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और उसका हो क्या रहा है कि फॉर्मल इकोनॉमी रेडी हो रही है डिजिटाइजेशन की वजह से। और ये डिजिटाइजेशन का ही रीजन है कि आज हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं थ्रू जूम मीटिंग। वो डिजिटल वर्ल्ड का एक नया चेहरा है, इफ आई हैव टू पुट इट, और वो काफी कंपनियों को मदद कर रहा है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड। सो एक लार्ज हमारी डोमेस्टिक मार्केट बनती जा रही है, हम री इन्वेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा है उससे हम आगे जाके ज्यादा इनोवेट कर पा रहे हैं। वो चीजें जो इंडिया में नहीं बनती थी, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, आज वो हम बना पा रहे हैं, और सिर्फ बना नहीं पा रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी करके और आगे चल के लोगों को, बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है हमारे देश का, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से बेटर जॉब्स जनरेट हो रही हैं। और ये जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगी, इसका सबसे बड़ा एक तो बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको इंपोर्ट कम करना पड़ता है, रेदर हम एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। बट एट द सेम टाइम वो जॉब जनरेट भी करता है, और जॉब जनरेट करता है तो ऑटोमेटिकली पूरे देश का विकास होता है, सबके घर में ज्यादा इनकम आती है, और उस इनकम का इफेक्ट कंजम्पशन पे भी आता है, और हमारी इंटरनल कंजम्पशन भी देश की बढ़ती है। तो मैं यहाँ खत्म करूंगा। आई थिंक आई हैव टेकन इनफ टाइम, और मैं वापस आऊंगा फ्लेक्सी कैप योजना पे। ये फंड फातिमा पाशा जो हमारी फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करने वाली हैं। शी हैज अ एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 19 इयर्स इन मैनेजिंग फंड। उनके साथ सेकेंडरी फंड मैनेजर रहेंगे मनीष लोढ़ा, उनको भी ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं फंड मैनेजमेंट टीम की बात करूं, काफी अच्छी फंड मैनेजमेंट टीम है हमारी, लेड बाय मिस्टर कृष्णा सांघवी, जो हमारे CIO इक्विटी हैं, यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उनका खुद का एक्सपीरियंस कुछ 25 साल है। महिंद्रा ज्वाइन करने से पहले उन्होंने केन रोबेको और कोटक जैसी कंपनियों में काम किया है। उनके साथ हमारे पास वी बाला सुब्रमण्यम है, जिन्हें ऑलमोस्ट 30 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने IDBI में पहले काम किया है। फातिमा ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और UTI AMC में पहले काम किया है। मनीष हैज वर्कड इन HSBC कैनरा, और उससे पहले उन्होंने कोटक में काम किया है। तो अगर मैं पूरी 4 फंड मैनेजर हैं हमारे पास, 3 एनालिस्ट हैं और 2 डीलर हैं। इक्विटी की अगर बात करूं तो काफी बड़ी टीम है। आई मीन बहुत कम AMCs के पास इतनी बड़ी टीम होती है इक्विटी फंड मैनेज करने के लिए। और ये तो जो टीम बेस्ड आउट इन इंडिया, हमारा जो ग्लोबल सपोर्ट है वहां पे 400 लोग हैं अलग अलग ज्योग्राफीज में, जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो आज सपोर्ट हमें सिर्फ इनका नहीं है, आज हमें ग्लोबल, बिकॉज ऑफ मैन्युलाइफ, हमें ग्लोबल सपोर्ट मिलता है अक्रॉस मार्केट्स, अक्रॉस रीजन्स एंड अक्रॉस ज्योग्राफीज। सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर मैं इंडियन टीम की बात करूं तो कंबाइंड एक्सपीरियंस 100 साल का है। भले कंपनी मेरी 5 साल पुरानी है, लेकिन
फंड मैनेजमेंट ने हर साइकिल देखी हुई है और डिकेड्स दिए हुए हैं इस मार्केट में, उस मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट में कब क्या चलने के चांसेस ज्यादा हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि मेरी आज हमारी जो 9 स्कीम्स हैं, जो हमारी 9 योजनाएं हैं इक्विटी की, दे आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी स्कीम्स नाउ। भले आप मिड कैप बोलिए, भले आप ELSS बोले, भले आप मेरा मल्टी कैप बोलिए, ऑल फंड्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो मैं यही थमूंगा, और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फंड, रिलेटेड टू मार्केट, मोर देन हैप्पी टू आंसर। सो वसंत जी। थँक्यू सर. कोणाचे प्रश्न असतील तर तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता. मॅडम सगळ्यांना अनम्यूट करा कोणाला पाहिजे असेल तर. किंवा तुम्ही ह्याच्यावरती टाईप चॅट बॉक्स मध्ये टाईप पण करू शकता, पण अनम्यूट करून विचारून पण शकता. सर ऐसा लगता है आपने इतनी जानकारी दी कि किसी को कोई सवाल ही नहीं है. देखिए वो दो ही बातें होते हैं, या तो बहुत पसंद आया या नहीं आया, बट मेरे को आई थिंक जो लोग ज्वाइन हो गए, खत्म होने के बाद एक भी आदमी गया नहीं, इसका मतलब पसंद आया होगा. हाँ जी, थैंक यू. सर सुहास जोशी प्रश्न विचारतायत, व्हाट अबाउट एक्झिट लोड? तो अच्छा क्वेश्चन है. एग्जिट लोड हमने इस स्कीम में सिर्फ 3 महीने का एग्जिट लोड रखा है और 0.5% का रखा है. वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अगर किसी को SWP करना है 3 महीने के बाद, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना है, तो वो कर सकते हैं. अगर उन्हें लगता है कि पैसे की कहीं जरूरत पड़ती है तो 1 साल तक उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है. आइडियली हम जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि आप आइडियली 1 या 2 साल से ऊपर ही रखिए, उससे कम पैसा मत रखिए अगर इक्विटी में डालना है तो. लेकिन अगर किसी की इमरजेंसी आए तो एटलीस्ट इतना है कि 3 महीने का एग्जिट लोड है, उसके बाद एग्जिट लोड नहीं है. और अगर किसी को सिस्टमेटिक विड्रॉल करना है तो 3 महीने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड में. वो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी है यहाँ पे. सिर्फ 3 महीने का एग्जिट लोड है और वो भी सिर्फ 0.5%. एक्सपेंस रेशो. सर एक्सपेंस रेशियो सारी इक्विटी स्कीम्स की AUM के हिसाब से होती है. करके कोई है, उन्होंने पूछा है. हाँ जी. देखिए जितने भी आप इक्विटी फंड्स उठाएंगे, पहले 500 करोड़ के लिए कुछ 2.25 रहती है, उसके बाद अगले 250 करोड़ के लिए 2% हो जाती है, और जहां फंड 750 करोड़ से ऊपर जाता है तो एक्सपेंस रेशियो आगे 1.75 हो जाती है. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 500 करोड़ से ऊपर उठाएंगे तो हमारा एक्सपेंस रेशियो 2 और 2.25 के बीच के आसपास आएगा, विच इज नॉर्मली अदर फ्लेक्सी फंड्स के आसपास है. ये सेबी मैंडेटेड लिमिट्स हैं, सो हम उसी लिमिट्स में जाके करेंगे, हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते हैं. सर परवाणी पाटिल पूछ रही है, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इज इट वन टाइम और SIP? देखिए ये एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट है जिसमें आप लमसम और SIP दोनों कर सकते हैं. मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर लमसम इज 1000 रुपीज और SIP के लिए 500 है. मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दोनों हिसाब से देखिए. अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या 3 साल से ऊपर है, प्लीज लुक एट लमसम. इट इज अ लवली टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट. और एट द सेम टाइम आप SIP भी देख सकते हैं. मिनिमम अमाउंट SIP का 500 रुपए है. गोल बेस्ड अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी टू पुट योर मनी इन. मॅडम आणखीन कोणाचा प्रश्न आहे का बघा. सर सध्या तर नाहीये. कोणाला विचारायचे असेल तर ते स्वतः अनम्यूट होऊन विचारू शकतील डायरेक्ट. सर हेलो. हाँ जी दिनेश जी बोलिए. हाँ मेरा एक क्वेश्चन था. नॉर्मली मेरा ऑब्जर्वेशन है
सभी म्यूचुअल फंड का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में ज्यादा ये क्यों होता है इन्वेस्टमेंट? सर देखिए, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपका जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, निफ्टी जो बेंचमार्क है उसमें 31% के आसपास रहता है बेंचमार्क में वेटेज। सो अगर आप जो कह रहे हैं बैंकिंग में, टिपिकली बैंकिंग में क्योंकि आज अगर इंडस्ट्री अगर मैं देखूं तो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर 31% के आसपास बैंकिंग में है तो उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके। और बैंकिंग कहीं ना कहीं एक बैकबोन है पूरी इकोनॉमी की। तो अगर मैं बुलिश हूं बैंकिंग पे, तो हो सकता है कि मैं 35-40% तक चला जाऊं उसके अंदर, क्योंकि 31% तो सिर्फ बेंचमार्क में है। लेकिन अगर मैं ज्यादा बुलिश नहीं भी होऊंगा तो भी मैं 15 से 20% तो रखूंगा फंड के अंदर। यू कांट बी आउट ऑफ द सेक्टर। तब आप उसमें वो कॉल लोगे जहां पे आपको लगता है कि कुछ बैंक्स रिलेटिवली अच्छा करेंगे या कुछ एनबीएफसीज रिलेटिवली अच्छा करेंगे। सो एक सबसे बड़ा रीजन दिनेश जी ये भी है कि बैंकिंग पूरे निफ्टी का 31% है, तो यू कांट बी ओवर बुलिश एंड यू कांट बी अंडर बेरिश ऑन बैंकिंग। आई होप आई एम एबल टू आंसर यू सर। यस सर बट हाँ ओके ओके। सर, विद्याधर बोटाले पूछ रहे, for long SI for long term investment, what is the maximum period to hold, and same in SIP also? सर देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हैज टू बी गोल बेस्ड। आप किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है लॉन्ग टर्म। देखिए, अगर मैं यूएस में बात करूं तो यूएस वाले कहते हैं 10 साल एंड अबव इज लॉन्ग टर्म। इंडिया में हम टैक्सेशन के हिसाब से देखने लगते हैं कि 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है तो 1 साल लॉन्ग टर्म हो गया। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जब करनी है, आप अपने को गोल के हिसाब से करना है कि आपको क्या बच्चे की शादी के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट हैज टू बी गोल बेस्ड, इट कांट बी टाइम बेस्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 साल इन्वेस्ट करा और आप कहें अरे अब मेरा 10 साल तो मैंने सोचा था, अब मैंने 10 साल हो गए हैं, अब मुझे निकाल लेना चाहिए। नहीं, देखिए सर, मेरे को 15 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने डे 1 से अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करी। मेरे को रिटायर होने में आज 20 साल हैं, बट मैं वो पैसा नहीं निकालने वाला हूँ। अगले 20 साल और नहीं निकालने वाला हूँ। वो 35 साल तक पैसा पड़ा रहेगा। जब मेरी रिटायरमेंट होगी, जब मुझे जरूरत होगी, तब मैं पैसा निकालूंगा। तो अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा डालिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर गोल के लिए, कि मेरे को गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, मुझे घर के लिए पैसा चाहिए, या मुझे अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, उस हिसाब से डालिए। सर नीलेश साठे सर आपको अप्रिशिएशन करें। थैंक यू जी। हेलो हेलो। हाँ जी संदीप जी। हाँ सर, मुझे एक सवाल था। मैं हाँ भी जी। रिटायर्ड हो गया हूँ हाँ जी। और मुझे अभी वो मंथली इनकम के हिसाब से, जैसे अभी आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो बताया, हाँ जी। हाँ जी। तो उसके हिसाब से मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ सर? एक तो महिंद्रा का, फ्लेक्सी का आपने बताया, उसमें थोड़ा, और ऐसे और कौन से फंड है और कैसे एलोकेशन करूँ मैं सर उसमें? देखिए मैं वसंत जी को कहूंगा कि वसंत जी से आप इंडिविजुअली बात करें। आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट यू विच ऑल फंड्स यू शुड इन्वेस्ट। बट मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो फ्लेक्सी कैप योजना शुड बी एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ योर टोटल एलोकेशन, फ्लेक्सी कैप फंड्स, एंड रेस्ट डिपेंडिंग अपॉन आप। देखिए वो डिविडेंड में जाने के बजाय एसडब्ल्यूपी इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि डिविडेंड भी आजकल टैक्सेबल हो गया है। सो मेरे हिसाब से सिस्टमैटिक विड्रॉल इज अ गुड ऑप्शन विच यू कैन लुक एट। यू कैन लुक एट फ्लेक्सी कैप, यू कैन लुक एट मल्टी कैप एज अ कैटेगरी, एंड यू कैन लुक एट इवन हाइब्रिड फंड एज अ कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी में आइडियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें इन 3 कैटेगरीज के सर अंदर। मैं वसंत सर से करूंगा डिस्कस। हाँ जी प्लीज। ओके, बट ये थैंक 3 कैटेगरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ओके मैं ना ओके। एक लिंक पाठवली आहे चॅट मध्ये, त्या लिंक हाँ वरती क्लिक करा. क्लिक केलं की तुमचा फॉर्म भरला जाईल आणि फॉर्म सर, भरल्यानंतर आपण इन्व्हेस्टमेंट करू शकू. हा तुम्हाला सर मी हे पण केलं होतं मध्ये याच्यासाठी की मीटिंगसाठी, पण ते काय आलं नाही सर तुमचं कन्फर्मेशन. सर असं तर होत नाही, पण तरी पण मी तुमचा नंबर देऊन ठेवा किंवा मी आता सांगतो कोणाला. ओके 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 चालेल. ही जी लिंक टाकली आहे त्या लिंक वरती क्लिक करा, म्हटल्यानंतर होईल. चालेल चालेल. ओके ओके, थँक्यू.
तर रविवारच्या सकाळी तुम्ही सगळे इकडे आलात त्याबद्दल वसंत एम कुलकर्णी LLP आणि महिंद्रा म्युच्युअल फंड तर्फे मी आपले आभार मानतो. तुम्ही एवढा वेळ दिलात. 42-45 लोक आहेत म्हणजे आणि 1 तास आपली मीटिंग सुरू आहे म्हणजे 45 तास तुम्ही आमच्यासाठी दिले. हे खरंच अमूल्य आहे. याचं मोल करता येणार नाही. आणि आम्ही दर म्हणजे महिन्यातून 2 वेळेला अशा वेबिनार अरेंज करत असतो. तेव्हा तुम्ही आमच्या फेसबुक वरती, युट्यूब वरती जॉईन व्हा म्हणजे तुम्हाला त्याचं इन्व्हिटेशन मिळेल. परत एकदा धन्यवाद देतो आणि आपण मीटिंग ही थांबवतोय. नितेश जी थँक्यू. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू वसंत जी. और जैसा वसंत जी ने कहा कि संडे आपने अपना एक कीमती समय निकाला और हमें सुना, उसके लिए दिल से शुक्रिया. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. नहीं सर, हम लोग को बहुत सीखने मिला सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. नितेश जी, आप प्लीज एंड करना मीटिंग आपके साइड से, बिकॉज यू हाँ आर जी, हाँ जी.